अंदर बैठी भाग कैसे मारते स्टार्ट नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, मान लीजिए बैक लाइट कट जाए, बुलाइए अच्छा। नहीं सर, वो ध्यान दें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, respected principal sir, school training nodal coordinator and all my respectful colleagues. Today we are here for the fourth in-house CBSE training on the topic development of resilience in students. I am your resource person Kunal Kumar Arya, TGT Social Studies. This is our aim for today's sharing, or we might say that this will be our learning outcome. By the end of the session, we will be having a general understanding of anxiety, have an understanding of what resilience is and its relevance to anxiety, how to check in on our students' resilience and suggestions for how to build resilience in our students. अब इस टॉपिक में मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस इन स्टूडेंट्स, बट इनिशियली पहले हम लोग अपने रेजिलियंस के बारे में समझेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऐसा समय है कि हम लोग भी बहुत बार एंजाइटी में रहते हैं और वो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट कर सकता है हमारे स्टूडेंट्स पे। हो सकता है उनके भी बिहेवियर में ये चीज़ वो लोग इनहेरेंट कर ले हम ही लोगों से, या इट माइट बी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेरेंट्स भी एज टीचर्स हम लोग तो कुछ समय स्पेंड करते हैं बहुत सारे बच्चों के साथ, बट एज पेरेंट्स भी हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपने घर पे अपने बच्चों के साथ भी बहुत सारा समय स्पेंड करते हैं। तो ये उस पर्सपेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट विल बी डेवलपमेंट ऑफ रेजिलियंस इन आवरसेल्फ एंड आवर स्टूडेंट्स फॉर टुडे। दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द सेशन, व्हाट वी विल बी गोइंग थ्रू। Initially, we will understand what anxiety is, how we might experience it in students, the difference between typical and overwhelming, जिसको हम लोग disordered anxiety भी कहते हैं. What is resilience? The elements of resilience. How do we know if our students are resilient, or I must say resilient enough, at least to cope the situation which come up in our lives frequently? And how can we build our students' resilience? This will be overall thing for the presentation and training session today. So let's begin with what anxiety is. If we will go to our favorite source of information, that is Google, we will get to know that anxiety is a feeling of worry, nervousness, or unease about something with an uncertain outcome, or strong desire or concern to do something or for something to happen. अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले ना, in layman's term, it is nothing but a fire alarm which is put inside us. जब भी हम लोग सेंस करते हैं ना कि कुछ ऐसा है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है, या कुछ ऐसा है मतलब कुछ आउटकम भी आने वाला हो सकता है, हम लोगों ने कुछ एक सिचुएशन से हम लोग गो थ्रू हो गए, इसका आउटकम रिजल्ट हमें पता चलेगा, that how we did it that. जब हम लोग छोटे थे तो रिजल्ट का जो केस होता था वो कुछ ऐसा होता था, तो बच्चों में इस चीज़ को लेकर एंजाइटी होती है अपने रिजल्ट को लेकर, और ये चीज़ हम लोग जनरली अच्छे स्टूडेंट्स में ज़्यादा देखते हैं। वो ज़्यादा वरीड होते हैं कि सर एग्जाम हो गया ना, थोड़ा बता देते कितना मार्क्स आया है, कितना थोड़ा पेपर देख लेते तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि एक एंजाइटी है, डर है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया ना, ये लिख के आए थे उसमें कितना नंबर मिलेगा, इसमें याद नहीं आ रहा था, उसकी जगह ये लिख दिए हैं, अब कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो जाए, एक आध नंबर कम मिल जाएगा तो हो सकता है हम अपने कॉम्पिटिटर से एक आध नंबर से पीछे हो जाए, अभी तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी उनके लिए। So it is, we can say that it is a fire alarm for any possible threat or a call to action, triggers the flight freeze response, and it is very much normal and expected. अब हो सकता है कि थोड़ा सा ये जो टर्म है फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स, अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज बेसिकली एन इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इनवॉलंटरी वी ऑल नो दैट समथिंग व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, like our heartbeat. Our heart is composed of involuntary muscles, as we cannot control it. We cannot stop it from beating, or we cannot ask it, okay, start beating. It's involuntary, out of our control. So fight freeze response is involuntary physiological changes that happen in our body and mind when a person feels threatened. This response exists to keep people safe,
preparing them to face escape or hide from danger. Now this is the main thing, or I might say the most dangerous thing. We start looking for escape or hide from the danger. Now what impact does it create? We will see later on in the presentation. But first initially let us understand something. There is a linear passage. Whenever anxiety arises now, there is a linear flow that this happens, then this happens, then this happens, and ultimately things go on. So this is that typical anxiety linear response flow. Initially there will be some kind of a trigger. कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हमारे अंदर ये एंजाइटी आनी, चाहे वो कुछ हो सकता है, वो किसी चीज का एक रिस्पॉन्स हो, रिजल्ट हो, कोई आउटकम हो, आने वाले समय में कोई मेजर चैलेंज जो हम लोग फेस करने वाले हैं. इनफैक्ट जब इनिशियली हमारी ये इन हाउस या फिर सीबीएसई ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो इस चीजों को भी लेकर हमारे अंदर एंजाइटी रहती थी. इनफैक्ट अभी भी होता है, कभी होता है that we got the schedule that on that particular day on this particular topic we have to take some training session. We get nervous. ओके चलो अब कहाँ से कुछ स्टफ मिल जाए, ठीक है 1 घंटे के लिए बोलना है तो कुछ तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए ना. तो इसीलिए ये जरूरी है कि एंजाइटी बस मतलब बच्चों में अगर उसको दूर करना है तो अपने अंदर से दूर करना होगा. और ऐसा भी नहीं है कि एंजाइटी हम लोग फील नहीं करते हैं. एक लाइव एग्जांपल हम लोगों ने देखा और भी बहुत सारे एग्जांपल है. अगर 2 मिनट के लिए भी हम लोग सोचे देन आई बिलीव, आई डोंट जस्ट थिंक, आई बिलीव कि हम लोगों को ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसमें हम लोग एंजाइटी को फील करते हैं. So trigger, after trigger, a perception of threat. Now this is the root cause. Trigger is not the root cause, it is the perception of threat. हमारी सोच, जो डर कि अच्छा 1 घंटा बोलना होगा, क्या बोलेंगे, क्या टॉपिक बोलेंगे, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्रॉस क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे जो हम नहीं आंसर कर पाए, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंटेशन के बीच में ब्लैंक हो जाएंगे तब कैसे टॉप अप करना है. Now this is the main evil force in all this process, that is the perception of threat. ये जो डर की भावना है ये हमें डराती भी है और हमारे पूरे प्रेजेंटेशन को भी खराब करती है और हमारी कैपेसिटी से हमें कम कैपेबल बनाती है. जो हम कर सकते हैं ना वो नहीं कर पाएंगे और ऐसा हमें फील भी होता है. लेटर ऑन जब हम लोग रिकॉर्डिंग्स देखते हैं तो लगता है अरे यार इससे तो बेहतर कर जरूर सकते हैं. या फिर कई बार कोशिश करते हैं कि नहीं ठीक है मैंने तो हम ऐसा नहीं हो सकता है कि हम बच जाए या हम ट्रेनिंग ना लें, मेरी जगह कोई और ले ले तो थोड़ा बेहतर हो जाता. देखो ना कुछ पॉसिबल है तो रिस्पेक्टेड स्कूल ट्रेनिंग नोडल कोऑर्डिनेटर सर, इफ पॉसिबल देन प्लीज हेल्प अस आउट ऑफ द सिचुएशन. Now this sense of finding escape route or looking for a way to getting out of the situation, now this is the main evil force. अब मान लीजिए कोई रास्ता नहीं मिलता है तो फिर तीसरी चीज आएगी एंजाइटी रिस्पॉन्स. या तो कोई रास्ता नहीं निकला तो अब तो कुछ ना कुछ तो करना है. अब रिस्पॉन्स अंदर से कुछ ना कुछ आएगा. कभी किसी से बात कर रहे हैं, कुछ वीडियोस देख रहे हैं, कुछ कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं, नेट सर्च कर रहे हैं, कुछ पेजेस देख रहे हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस देख रहे हैं, या हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी जनरली हम लोग जो भी इन हाउस ट्रेनिंग लेते हैं वो उसी टॉपिक पर लेते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी सीबीएसई या दीक्षा ट्रेनिंग ले रखी है. तो जरा उसको देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको कॉपी कर ले. वो ये भी एक प्रॉब्लम है. जब हम लोग कोशिश करेंगे ना कि उसको हूबहू कॉपी कर ले, इट मींस कि हम सारा कंटेंट मेमोराइज करने की कोशिश करें, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. हम अपने आप को एस्केप रूट नहीं दे रहे, हम अपने आप को सेफ नहीं कर रहे, रादर हम अपने आप को एक और भी ग्रिप सिचुएशन में फोर्स कर रहे हैं कि जाइए अब आपको उधर जाना है. खुद पे जोर लगा रहे हैं और नर्वस हो रहे हैं और अल्टीमेटली उसका आउटपुट कुछ नहीं होता है. 99% ऑफ द टाइम जो कंटेंट हम लोग लेकर आते हैं, अगर सिर्फ वही कंटेंट हम लोग यहाँ बोले ना, दैट विल नॉट बी मोर देन 15 to 20 मिनट्स. अगर लीनियरली उसी को बोलते हैं, अगर हम कुछ अपने तरफ से ऐड नहीं करें, दैट विल बी नथिंग. तो ये एंजाइटी रिस्पॉन्स जो है ना, ये हमें गलत चीजों की तरफ फोर्स कर देता है क्योंकि हमारी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है ना. हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है, बस जो दिख रहा है सामने वो कर दो. So ये anxiety response after perception of threat is second most dangerous level. जब थर्ड पे आते हैं तो फिर होता है कि चलिए ठीक है, जब हमारा ट्रेनिंग सेशन खत्म है, सक्सेसफुल कॉपिंग ऑफ स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ हम लोग कर लेते हैं. समय आने पे कुछ ना कुछ हो जाता है थ्रू डिस्कशन या किसी तरह से हम लोग समय निकाल लेते हैं एंड अल्टीमेटली एंजाइटी रिजॉल्व. अब ये तो बहुत
नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड है, ये सबके साथ होना है, सबके साथ होता है, दिस इज वेरी नेचुरल। लेकिन प्रॉब्लम तब है ना जब ये जो हम लोग लीनियर फ्लो देख रहे हैं ये सर्कुलर होता है। अब ये सर्कुलर कब और कैसे होता है उस चीज को भी जरा समझते हैं। अब उसके पहले लेकिन एक और चीज हम लोग देखेंगे, पता कैसे चलेगा कि हम लोग एंजाइटी में हैं या हमारे स्टूडेंट्स एंजाइटी में हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमें इस चीज के बारे में बता देते हैं कि ओके वी आर इन एंजाइटी और वी आर हैविंग सम एंजाइटी विद। अब वो सारी चीजें क्या क्या है? कुछ फिजिकल साइंस होते हैं लाइक बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक, पेट गुदगुद करना, डर लगता है तो होता है, क्लैम्बी हैंड्स, स्वेटिंग, नीडिंग टू गो टू टॉयलेट अ लॉट, ये भी होता है, टेंशन इन द जॉ, सोल्जर्स बैक। अच्छा अब ये सोल्जर्स बैक आप लोग समझते हैं? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोग भी अपने लाइफ में नोटिस करिएगा, कभी हम लोग बहुत अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंट हो ना, हमारा ये जो पोस्चर होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है। जब हम लोग बहुत रिलैक्स हो या फिर थोड़े डरे हुए हो, ये सोल्जर थोड़ा बैक जाता है, पेट आ जाता है, जो हालांकि हमारे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज और अपीयरेंस को भी बहुत खराब करता है, बट दिस हैपेंस, दिस इज सोल्जर बैक। फिर देखिए मोर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंसेस माइट इंक्लूड वर्सनिंग ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस सच एज एक्जिमा, माइग्रेन एंड इश्यूज विद स्लीप, ये भी होता है। ये वाला एग्री। अच्छा ये इश्यूज विद स्लीप के साथ एक और प्रॉब्लम है, जब समय है ना तब वो नींद नहीं आएगी, लेकिन जब समय नहीं है ना तब वो नींद आती है लौट के, ये हम तो नहीं छोड़ेंगे, मुझे तो आना है। सही समय पे नींद आ जाए फिर बेटर होता है, जब नहीं आना उस वक्त नहीं आना चाहिए। फिर कुछ थॉट्स एंड फीलिंग्स भी होते हैं लाइक वरी, नॉट बीइंग श्योर अबाउट यू कैन मैनेज दैट। हमारा हमको पता होता है कि हम तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ये पता होता है हमें। आगे एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, जो कि ये डर हमारा क्रिएट करता है। उसके बाद एम्बैरेसमेंट, शर्म आने लगती है, लगता है कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं ना किसी क्रॉस क्वेश्चन में कुछ आंसर नहीं कर पाए या ब्लैंक हो गए बीच में, तो क्या करेंगे, क्या होगा हमारा एस्केप रूट, फिर तो मुंह छुपा के बनना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ब्रीथिंग योरसेल्फ, अच्छा बी रेटिंग योरसेल्फ। नाउ व्हाट इज दिस बी रेटिंग योरसेल्फ? हम लोग खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। जैसे जनरली हम लोग कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, लाइक हम लोग अभी एक ऑनलाइन वेब बेस्ड पोर्टल यूज कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑनलाइन हेल्प सेमिनार दिवस से ड्यूरिंग समर वेकेशन फॉर चिल्ड्रन। हर एक सेशन के बाद हमारे पास वो रेटिंग वाली वैल्यू नीचे स्टार्स आते हैं, ओके डू रेट आवरसेल्फ दैट हाउ वी वर्क और हाउ मच यू लाइक आवर एक्सपीरियंस और आवर प्लेटफॉर्म, was it beneficial to you or not, हम लोग उसमें रेटिंग देते हैं। उसी तरह से हम लोग यहाँ खुद को रेट करने लगते हैं, दूसरों को देखने लगते हैं कि नहीं, और हमको उस पर खुद से ज्यादा समझदार और होशियार हर एक इंसान लगता है। नॉर्मल टाइम्स में जनरली लगता है कि हम लोग सबसे अच्छे सबसे होशियार है, लेकिन उस मोमेंट में लगेगा कि नहीं यार गलत सोच रहे थे, लग तो रहा है कि सब कर लेगा हम नहीं कर पाएंगे, और खुद को रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर रुमिनेशन। नाउ व्हाट इज दिस रुमिनेशन? A deep or considered thought about something, an action of chewing curd. Now what is this chewing curd? हम लोगों ने कैटल्स को नोटिस किया होगा, गाय नॉर्मली जिसको लोकल भाषा में नॉर्मली हम लोग कहते हैं पागल करना या पकड़ना, जानवर जो होती है गाय होती है ना, वो मुंह चलाते रहती है, बेसिकली वो अपने हम्स में फूड को स्टोर कर रखती है, जिसको लेटर ऑन टाइम में च्यू करके खाती है। दिस इज अ वेरी हेल्दी साइड, लेकिन वो एक बहुत कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। अब हमारे लिए ये रुमिनेशन क्या है? हमारे लिए रुमिनेशन इस चीज से, देखिए च्यूइंग से इसलिए एसोसिएट किया गया ना, मतलब आता है और वो कंटिन्यू होता है, एंडलेस प्रोसेस है, वो कभी खत्म नहीं होता है। दैट इज व्हाई ये रुमिनेशन वर्ड यहाँ यूज किया गया है। एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज हैबिचुअल वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट दैट आर ऑफन इनएक्यूरेट एंड नेगेटिवली बायस्ड। एग्जैक्टली वही चीज, ये चीज बिल्कुल बी रेटिंग से एसोसिएटेड है कि हम लोग रेटिंग तो करते हैं अपने आप को, लेकिन वो नेगेटिव रेटिंग करते हैं। दिस इज कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अब हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं? टैपिंग एंड फिडजेटिंग। नो व्हाट इज दिस टैपिंग? बैठे बैठे पैर या पैर ऐसे हिलाना। जब हम लोग बायोलॉजी को और हायर लेवल्स पे जाकर स्टडी करते हैं ना, तो इसको एक तरह के साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस की तरह देखा जाता है, या फिर एक मेंटल इलनेस की तरह देखा जाता है।
आदमी को भी ये बीमारी है ना पैर पकड़ने की या पैर हिलाने की, दिस इंडिकेट्स कि वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड है या फिर अनस्टेबल है। तो हमें हमको भी नोटिस करना चाहिए, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्योंकि ये पता है ये एक रिजोल्यूशन है, ये स्टेट मेटर है। और आप नोटिस करिएगा ये सारी चीज़ें तब ज़्यादा होती है ना जब हम लोग मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं। और आप ये भी नोटिस करिएगा कि जब हम इस तरह से पैर हिलाते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। So this is a escape route very much like a drug or a sip of alcohol. जैसे एक ड्रग या फिर एक अल्कोहल हमें कुछ समय के लिए मतलब सही तरीके से नहीं लेकिन डिस्गाइज कर देता है कि नहीं प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है, प्रॉब्लम होता वही है लेकिन हम उसके बारे में सोच नहीं रहे। ये टैपिंग जो है ना तो ये वही फैक्टरी करता है। आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली नोटिस कर सकते हैं, दिस एक्चुअली हैपेंस। अच्छा मैम नोटिस की है ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं ना गोइंग टू टॉयलेट मोर, सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर इंक्लूडिंग अवॉइडेंस। सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर तो ठीक है बट व्हेन इट इंक्लूड्स अवॉइडेंस ना ये धीरे धीरे फिर वर्स होता है। वी कीप ऑन ट्राइंग, अच्छा ठीक है ना एक काम करिएगा प्लीज कुछ अपने तरफ से फीडबैक दे दीजिएगा, कुछ ऐड कर दीजिएगा, सम वर्ड्स फ्रॉम योर साइड, समथिंग फ्रॉम योर साइड, वेरी नेचुरल। दिस इज द सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर। और हम लोग अपने ट्रेनर से भी बात कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेटर से भी बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ ऐसा नहीं है क्या कि 2 दिन के बाद हो जाता है मेरा। जैसे मान लीजिए कल मेरा ट्रेनिंग है, अच्छा 1 दिन के बाद नहीं हो सकता है उस 1 दिन के बाद अच्छा हो गया, 1 दिन पता नहीं चला बहुत जल्दी हो गया ये होता है सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर। लेकिन जब अवॉइडेंस आ जाता है ना ये चीज़ गलती होती है कि नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम नहीं करेंगे ना तो वो फियर नहीं निकलेगा, और फियर नहीं निकलेगा तो एंजाइटी तो रहेगी लेकिन रेजिलियंस नहीं रहेगा। इज दैट आंसर? चलिए ठीक है आगे देखते हैं। ब्लेमिंग सेल्फ एंड अदर्स, ये भी शुरू होता है। खुद को ब्लेम करना है किसी और को ब्लेम करना, नहीं मुझे तो प्रॉपर कंटेंट नहीं मिला, मेरा टॉपिक अच्छा नहीं था, ये चीज बच्चों में भी होती है। आप नोटिस करेंगे बच्चे ये चीज करते हैं एक्चुअली। अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए बच्चे स्केप रूट्स ढूंढेंगे, चाहे वो कुछ ढूंढे। अगर उनके पास घर पे ट्यूशन टीचर अवेलेबल नहीं है और वो अच्छा मार्क्स नहीं ला रहे हैं, वो मेंशन करेंगे इस चीज को कि मेरे पास ट्यूशन टीचर नहीं है, मुझे एडिशनल हेल्प की जरूरत है। हाँ ये बात भी सही है कि जब उनको ट्यूशन टीचर मिलते हैं तो उनके मार्क्स नहीं इंप्रूव करते, बुक्स नहीं है, कॉपी नहीं है। लेकिन जनरली हम ये चीज नोटिस किए हैं अपने पर्सनल लेवल पर कि जनरली बुक या कॉपी उन बच्चों के पास नहीं होते हैं ना जो एक्चुअली पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। जो इंटरेस्टेड है ना वो घर पे अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं कि मुझे चाहिए, और उनके पेरेंट्स को अपने सारे प्रेफरेंसेस को साइड करके इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। वही बच्चे ये एक्सक्यूज देते हैं ना जिनके पास मेरे पास बुक नहीं है, जिनको घर जाकर बुक खरीदने का याद भी नहीं होता, उनका दिन ऐसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट चीज है हमारी आर्ग्यूइंग मोर एंड ऑफन सीमिंग अनकोऑपरेटिव, बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। इश्यूज मेकिंग डिसीजन, और हमारे जो मेजर डिसीजंस होते हैं ना वो जनरली इशू बेस्ड होते हैं। मान लीजिए किसी चीज को लेकर हम फ्राइटेंड हैं, किसी फेवर के लिए आस्क किए वो फेवर नहीं मिला, गलत बात है, यहाँ तो फिर मेरा रिस्पेक्ट नहीं है, इस तरह की फीलिंग आने लगती है और हम उस तरह में कुछ गलत डिसीजंस लेने लगते हैं बायस्ड होकर, मतलब ऐसे डिसीजन लेने लगते हैं जो कि एक्चुअली फैक्ट या कंटेंट बेस्ड नहीं है बल्कि इशू बेस्ड है। सो दीज आर द वेज in which we feel anxiety in ourselves and also in our students. अब आगे देखते हैं वो प्रॉब्लम जो कि ज्यादा सीवियर है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि देयर इज अ वेरी नेचुरल लीनियर फ्लो ऑफ एंजाइटी, लेकिन ये प्रॉब्लम तब ज्यादा सीवियर हो जाता है जब ये सर्कुलर हो जाता है। एग्जांपल्स व्हेन लीनियर एक्सपीरियंस बिकम साइक्लिक और साइक्लिकल। सो सबसे पहली चीज ऑल और नथिंग थ्योरी, यस और नो। इसमें क्या होता है ना, इट्स ग्रेट और टेरेबल, नथिंग इन बिटवीन। या तो कोई चीज हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, अगर बोल दिया कि ओके आपको ये नहीं करना है, किसी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस स्टूडेंट नहीं परफॉर्मेंस स्टूडेंट को बोल दिया जाए कि अच्छा बच्चे काम करो ना, छोड़ दो पढ़ाई, पढ़ाई में क्या होगा, इस काम में लग जाओ, वो दुनिया में सबसे खुश इंसान होगा।
क्योंकि उसके लिए वो नथिंग आ गई, या फिर उसको बनी बनाई कोई चीज मिल जाए। ये हमारे अंदर फीलिंग आती है आइदर ऑल और नथिंग, और बीच की चीजों को हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं, बीच के बेस को हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसे हमारे अंदर भी हम लोग यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं ना, तो हमारे अंदर दो ही फीलिंग होती है, या तो हमारा प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होगा ये सोचते, या ये सोचते सबसे खराब होगा। हम लोग ये नहीं कभी सोच के आते कि हम लोग एक ठीक ठाक मतलब जस्टिफाइड लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन देके आते हैं, ये कभी सोचते ही नहीं है। और ये फीलिंग जब आए मतलब हम लोग फिर वो सर्कुलर की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर कॉन्ट्रास्टिंग, दिस इज अज्यूमिंग द वर्स्ट विल हैपन, अपने आप से मान लेते हैं कि सबसे खराब चीज ही होनी है, कुछ बेहतर तो होना ही नहीं है। एंड आल्सो इग्नोरिंग व्हेन द बेस्ट हैपेंस, और इसमें हम लोग कई बार ये भी इग्नोर कर देते हैं जो बहुत सारी अच्छी चीजें हुई होंगी या हुई हैं एक्चुअली। माइंड रीडिंग, हम लोग कोशिश करने लगते हैं कि अच्छा सामने वाला क्या सोच रहा होगा हमारे बारे में, लगता है ये सोच रहा है। फॉर्च्यून टेलिंग, ये तो एक्सट्रीम लेवल। Might look like I know what he is going to say, or I know or I knew that this would go wrong. ये हम लोग फोरकास्ट करने लगते हैं, हम लोग खुद में भविष्यवक्ता बन जाते हैं, सबसे समझदार बन जाते हैं दुनिया में, बट एक्चुअली ऐसा करके हम लोग सबसे गलत कर रहे होते हैं। इमोशनल रीजनिंग, दिस इज हॉरिबल रादर दैट आई एम फाइंडिंग दिस चैलेंजिंग, ये स्टेटमेंट खुद को कहने में बहुत गलत है। कोई चीज हमारे लिए चैलेंजिंग हो यहाँ तक वो ठीक है, चैलेंजिंग चीजें हमें मिलेगी, बट अगर हम उसे हॉरिबल की तरह ट्रीट करेंगे ना, बस हम लोग सर्कुलर फ्लो की तरह मूव कर रहे हैं। पर्सनलाइजिंग एंड ब्लेमिंग, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंस्टेंसेस यू हैड नो कंट्रोल ओवर, कई बार ऐसा होता है। और इनफैक्ट ये चीज ज्यादा तब होती है ना जब हम लोग किसी चीज को रिलीजियस वे में सोचते हैं। कई बार हमारे अंदर ये फीलिंग आती है ना कि दिस रॉन्ग थिंग हैपेंड, क्योंकि शायद हम लोगों ने रिलीजियसली कुछ गलत किया, ये फीलिंग आती है। और ये फीलिंग एक मिडिल एज पर्सन में ज्यादा होती है या उससे और आगे बढ़ने पर, क्योंकि उस वक्त हम लोग सोशल बॉन्ड्स में थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं और बाकी के डेली लाइवलीहुड एक्टिविटीज से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिर एक थ्रेट भी आने लगता है कि अब तो जाके मुझे दिखाना है ऊपर। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना उसी वजह से ये सारी चीजें हो रही। कोविड में भी एक जो सेल्फ ब्लेम है ना, ये बहुत चला, लोगों का जॉब लॉस हुआ, हो सकता है वो चीजें होनी ही थी, लेकिन होता है ऐसे बहुत जब नेगेटिव चीजें आती है ना तो हम लोग खुद को ब्लेम करते हैं कि हो सकता है मेरी वजह से ही हो। हाँ, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज भी है, कई बार खुद को जज करना, लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल, ये हमारे शॉर्टफॉल्स को उजागर करता है, लेकिन अगर ये हमारे आदत में आ गई ना तो फिर तो ये हमें बिल्कुल पीछे ढकेल के जाएगा, बिल्कुल पीछे। लेबलिंग rather than saying I made a mistake, saying I am a failure, ये एक्सेप्टेंस बहुत खराब है। और सबसे इजी चीजें करने के लिए इसलिए जनरली ये चीज ज्यादा होता है, बस एक्सेप्ट कर लेना कि हमसे नहीं होगा या मेरी कैपेसिटी के बाहर है, ये कभी नहीं करना चाहिए। और बच्चों में भी ये चीज नहीं होना चाहिए, उनमें ये सेंस कभी नहीं डेवलप करना चाहिए। ये चीज चेक करना ये या फिर इंश्योर करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये तो ठीक है, जब ये चीजें साइक्लिक बन जाती है तो फिर हम लोग इसमें से कुछ एस्केप रूट्स ढूंढने लगते हैं। कुछ एस्केप रूट्स जैसे देखिए यहाँ पर कोपिंग स्ट्रेटजीज दैट डजंट एक्चुअली हेल्प, लाइक ड्रग एंड अल्कोहल यूज, ये एडल्ट्स में ज्यादा होता है, या फिर कई बार हम लोग ये चीजें टीन एजर में भी देखते हैं। इफ वी आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9th और 10th और 11th और 12th, हम लोग इस चीज को पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इनिशियली वो इन सारी चीजों को फैसिनेशन में शुरू करे, बट बाद में कब ये सारी चीजें उसके लिए एक हैबिट या उसके लिए एस्केप रूट की तरह डेवलप कर जाती है, उसको भी नहीं रियलाइज होता। एंड दिस इज वेरी डेंजरस एक्चुअली। हो सकता है उसके बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए, घर पे किसी को फेस नहीं कर पा रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कहाँ जाना है। ओके, अगर आदत है पहले किया हुआ है ना तो वो जाएगा और यही काम करेगा। एक्सपीरियंस एक्सेसिव प्लानिंग या फिर अवॉइडेंस। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा ड्रग एंड अल्कोहल यूज, वो हमें सीनियर स्टूडेंट्स में, एडोलेसेंट एज में या फिर एडल्ट इंडिविजुअल्स में ज्यादा दिखता है, बट जो बाकी की दो चीजें हैं ना, एक्सेसिव प्लानिंग एंड अवॉइडेंस, ये हमें बच्चों में होती है। अवॉइडेंस बिल्कुल जूनियर लेवल से दिखने लगेगा। जो प्राइमरी लेवल के टीचर है उन्होंने नोटिस किया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कॉपी में जिनको लिखना सही से नहीं आता है ना, वो कॉपी निकालेंगे, या वो ये एक्सक्यूज देंगे कि मेरे पास कॉपी
कॉपी नहीं है या मैंने कॉपी बनाई है, वो सिंपली अवॉइड करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि क्लास के सामने ये चीज एक्सपोज हो जाए कि उनको लिखने नहीं आता है, या उनके खुद के सामने भी वो मतलब नहीं चाहते हैं कि वो फील करे ये चीज नहीं आता, बस सिंपली अवॉइड कर देना कि नहीं मेरे पास कॉपी नहीं है, कॉपी निकाल लेना है, या चुपचाप से सामने से बैठे रहे। जब थोड़ा ऊपर आते हैं ना, 5th 6th स्टैंडर्ड में आते हैं, जब बच्चे थोड़े से रिस्पॉन्सिबल होने लगते हैं या थोड़ा बहुत उनमें डर भी आने लगता है ना, तब हमें ये एक्सेसिव प्लानिंग वाली चीज दिखती है। बहुत टाइम के लिए प्लान करें, और ये कभी अच्छी नहीं होती एक्सेसिव प्लानिंग। प्लानिंग अगर बहुत कम होना तभी अच्छी है। किसी बहुत समझदार इंसान ने कहा था, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, पास्ट इज हिस्ट्री, समथिंग व्हिच इज ऑल इंपॉर्टेंट इज प्रेजेंट, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट। It is a present force from God. Take the life as it comes. Yes. And do best what you can do at that particular moment. मुझे याद है जब मैं छोटा था तो लियो टॉल्स्टॉय की भी मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, The 3 questions. Yes, yes. The best time, the best person, and the best thing to do. This time is the best time. The person in front of myself right now is the best person for me at this particular moment. And what we are doing right now is the best thing to do. If we are thinking anything apart from that, we are doing wrong. और फिर फाइनल ड्रग एंड अल्कोहल यूज, ये तो फिर एपेक्स वाली चीज है जो कि एडोलेसेंट के बाद बच्चों में देखने को मिलती है और बहुत सारे एडल्ट्स में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ये हमारे लिए एस्केप रूट है। लेकिन इससे प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होता है। माइट बी हम लोग कुछ समय के लिए उस चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज एग्जिस्ट करता है, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। और जब हम लोग वापस से उस समय में आएंगे ना, जब सारे वो दिमाग से वो डिलेमा हट गया, ओके प्रॉब्लम इज स्टैंडिंग एज इट इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी हैव लॉस्ट एम्पल ऑफ टाइम एंड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू। इट माइट बी कि उस वक्त इनिशियल फेज में हम इसको कुछ किसी तरह से रिजॉल्व कर सकते थे, लेकिन उस वक्त तो हम लोगों ने कुछ खुद को एक सुपरनेचुरल ये कंडीशन में डाल दिया और अब इसका रेजोल्यूशन पॉसिबल भी नहीं है। नाउ हम लोग फिर उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं दैट दिस इज आवर लाइफ, दिस इज आवर फेट एंड वी हैव टू लिव इन इट ओनली। अब जब यहाँ से आगे चलते, ठीक है, यहाँ तक तो हम लोगों ने एंजाइटी को समझ लिया। एंजाइटी होती क्या है, कैसे लीनियर मूवमेंट होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स है, फिजिकली हम लोग क्या फील करते हैं, इमोशनली क्या फील करते हैं, कब ये साइक्लिक बन जाता है और इंटेंस हो जाता है। लेकिन अब इसको कोप अप कैसे करेंगे? Now this is what we have to learn today. Now that is resilience. Okay, उससे पहले एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। Sorry, what is that term which can be used in Hindi for that? Anxiety, sir. No, resilience. Resilience, sir, दृढ़ भावना कह सकते हैं और दृढ़ संघर्ष की क्षमता कह सकते हैं। खुद के अंदर सर इतनी कैपेसिटी होना कि हम किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकें या उससे ओवरकम कर सकें। नाउ व्हेन द एंजाइटी बिकम्स सर्कुलर देयर आर सर्टेन डिसऑर्डर व्हिच अराइजेस विद अस। ठीक है, अब उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, could indicate that an aspect of the linear experience of anxiety has become cyclic or problematic. For example, we might be worrying about something outside of our control or using a coping strategy that does not actually help. हम ये सोचने लगते हैं ना, कई बार ये भी होता है, मैंने लोगों को नोटिस किया है, लोग अगर टैप क्लोज करेंगे ना तो 3-4 बार उसको ऐसे करके बंद कर देंगे। रूम से बाहर निकलेंगे, लाइट्स ऑफ है, फिर भी एक बार आएंगे, लाइट ऑन करके ऑफ करेंगे, बार बार हाथ धोने जाना। These are all part of mental illness, and this is only because of anxiety and lack of confidence. हमें ये फील होने लगता है ना कि ये करके हम कुछ नहीं गलत नहीं कर रहे या ये करके हम सही कर रहे हैं। This is what it is stated over here कि हम लोग देखिए क्या करते हैं, we might be worrying about something outside our control. बच्चों को भी लगता है कि पूजा करेंगे तो शायद रिजल्ट अच्छा आ जाए, भगवान जी प्रॉमिस करते हैं रिजल्ट अच्छा आएगा तो 1 किलो लड्डू लेके आएंगे, दही खा कर जाते हैं क्या? दही खा कर जाते हैं। देयर आर सर्टेन साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड कर्ड्स, तो उसको नहीं मेंशन करेंगे, बट होते हैं कुछ अच्छी चीजें के साथ हम लोग उसको एक्स्ट्रापोलेट भी तो कर देते हैं, बहुत सारी एडवांटेज चीजें भी आती है। एंड अ कोपिंग स्ट्रेटजी दैट डजंट एक्चुअली हेल्प, हम लोग इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज डेवलप करने लगते हैं। इसके अलावा हमें कुछ बीमारियां भी हमारे अंदर डायग्नोस होती है, लाइक
GAD, now what is this GAD, general anxiety disorder? मैं इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ. It usually involves a persistent feeling of anxiety or dread that interferes with how you live your life. Panic disorder, which is meta panic. Meta means something which is at the extravagant level, मतलब at the superior level, बहुत ज़्यादा panic. Next, PTSD, which is post traumatic stress disorder, जो कि trauma के बाद होता है. It is a mental health condition that's triggered by a terrifying event. Might be both because of experiencing it or witnessing it. ये जो PTSD होता है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये किसी चीज के डर की वजह से होता है. अब ये डर दो कारणों की वजह से हो सकता है. आइदर कुछ ऐसी चीजें जो हम लोगों ने अपने लाइफ में देखी है या फील की है, या कई बार ऐसी चीजें भी होती है ना जो हम लोगों ने एक्चुअली नहीं फील की है लेकिन किसी को फील करते देखा है, और उसका थ्रेट हमें इनकेपेबल बना देता है. जैसे बच्चों के साथ होता है, कई बार अगर मान लीजिए उनके आस पड़ोस में कोई बच्चा है जिसने इस बार बोर्ड के एग्जाम में अपियर किया है, अगर उसका रिजल्ट नहीं है ना, बच्चा डरने लगता है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो क्या होगा, और ये डर उसकी कैपेसिटी को कम कर देता है. और एक्चुअली उसके रिजल्ट में जो उसकी कैपेसिटी है हमसे कम कर उसकी रिजल्ट आती है. इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है अगर वो किसी को अच्छा करते देखे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट चाइल्ड. पॉजिटिव में उसके एफर्ट्स और उस बच्चे पे डिपेंड करता है, बट नेगेटिव हर किसी के साथ वैलिड हो जाता है. कोई बहुत अच्छा बच्चा भी है ना, वो किसी को देखता है कि उसका अच्छा रिजल्ट नहीं है ना, वो डर जाएगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, और ये डर उसकी कैपेसिटी को फिर कम करेगा. OCD, this OCD is obsessive compulsive disorder, which is it features a pattern or unwanted thoughts and fear, obsession that led to do repetitive behaviors or compulsions. ये compulsion होता है कोई ऐसी चीज जो कि हम लोग बार बार करते हैं बिना किसी relevant उसके significance के या बिना किसी relevant outcome के. Okay, अब आगे चलते हैं. ठीक है, might be something positive for you now. ऐसा सर कि अपने आप को हमेशा बिजी रखें, ऐसा समय ही ना हो कि ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचें, तो वहाँ ये चीज़ हम कम कर सकते हैं, ना के बराबर. ये जो एंजाइटी वाली बात है कि हम पूरे संगत उसमें फंस जाते हैं, सोचने लगते हैं, मतलब बहुत तमाम चीज़ें हमारे शरीर में विकृतियाँ आ जाती हैं. तो अपने आप को व्यस्त रखें, इतना व्यस्त रखें कि खाली मौका ही नहीं मिलेगा हमें किसी चीज़ को सोचने का. This is one of the coping strategies actually, है ना. यस सर, कभी कभी होता है हम पूरा दिन खुद को बिजी रखेंगे ना, तो रात को सपने में वो आगे हमें टेंशन देने लगता है, फिर चैन वहाँ भी नहीं मिलता है. मैम इट मींस कि आप जब सोने जा रहे हैं तो उस चीज के बारे में अभी मेरे साथ हो रहा है. मेरे दांत में दर्द है, मैं दिन भर नहीं रहता, जब घर जाते हैं ना 4 बजे से शुरू हो जाता है. मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा उस समय ध्यान नहीं जाता है, आके आप उसी पे ध्यान रखो. नहीं एक्चुअली तो सर ये मतलब आप व्यस्त रहने की बात हो रही है, इस पर मेरा ये कहना है कि ये मतलब वैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है. वैसे हम पूरे दिन सुबह से आके शाम तक हम स्कूल का काम कर रहे हैं ना, तो रात को सपने में भी आएगा तो कुछ मेरा काम अधूरा रह गया. तो हाँ, तो वही तो ये खुद को बिजी रखना भी कहाँ ही होगा, सुबह से शाम तक हम बिजी नहीं मैम. तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक्चुअली आप बिजी तो रख रहे हैं लेकिन उस बिजीनेस से आप फेयर कर रहे हैं. ये हो जाता है. फेयर नहीं कर रहे हैं. You are having that problem. फेयर नहीं होता है ना, टेंशन हो जाती है वो ये काम पूरा करना. So that busyness is turning out to be a reason behind anxiety for you. और सर उस डर के कारण दूसरा काम जो कोशिश करते हैं अच्छा करने का, वो भी अच्छे से नहीं. हाँ, वो भी अच्छे से नहीं होता है. चलो सर, I believe that this figure might help you understand what resilience actually is. सहनशीलता. सहनशीलता या फिर सर हार ना मानना, कैसे? यस. टॉलरेंस. Our ability to cope with adversity and life challenges. That is what resilience is. Now, जैसे एंजाइटी को समझने के कुछ एलिमेंट्स हैं ना, कैसे हमें पता चले कि कब हमारे अंदर एंजाइटी है, उसी तरह से रेजिलियंस को भी समझने के कुछ एलिमेंट्स होते हैं. अगर हमारे अंदर हमें ये सारी चीजें दिख रही है ना, इट मींस दैट वी आर रेजिलिएंट इनफ. लाइक सेल्फ एस्टीम, अपने प्रति खुद में रिस्पेक्ट होना. कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि खुद को लेकर खुद ही सर मिलना है. लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखना. अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये बहुत जरूरी होता है. यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस को मैं दो अलग टर्म्स में या दो अलग पैरामीटर्स में ट्रीट करूंगा. अंडरस्टैंडिंग फॉर स्ट्रेंथ्स एंड एक्सेप्टिंग फॉर वीकनेसेस. अपने स्ट्रेंथ को
समझिए और अपने वीकनेसेस को पहचानिए और स्वीकार करिए, तब उसको हम लोग दूर करते हैं। एंड इट इज नॉट सिंपली अबाउट एक्सेप्टिंग द वीकनेसेस, इट शुड बी एक्सेप्टिंग एंड वर्किंग ऑन इट टू रेक्टिफाई इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ कंट्रोल, अगर हमें वो डिस्गाइजिंग मेथड्स नहीं लेने हैं तो सेल्फ कंट्रोल वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। विटनेसिंग टू ओवरकम डिफिकल्टीज रादर देन अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज को ओवरकम करें, अवॉइड ना करने की कोशिश करें। ठीक है, ये चैलेंज है, हो सकता है खराब हो, इससे ज्यादा क्या होगा, खराब हो जाएगा, लेकिन ठीक है ना, एक बार कर लेंगे तो अगली बार के लिए थोड़ा सा डर तो कम हो जाएगा, या कुछ ना कुछ तो जरूर सीख लेंगे, या एक बार एक्सपीरियंस जरूर कर लेंगे कि अच्छा ऐसा लगता है, वैसे अभी तक तो इधर से देख रहे थे। नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग पैटर्न्स, आशावादी सोच होनी चाहिए। Thereafter, social skills and ability to seek assistance from others. This is very important. Social skill and ability to seek assistance from others. ये सबसे ज्यादा हेल्प करता है, और खासकर तब ना जब हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो हमसे बड़े हैं, जिनका लाइफ में हमसे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है। अभी सर चले गए, कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे और सर के बीच में बहुत अच्छा खासा लंबा कन्वर्सेशन चला, एंड दैट वाज नथिंग प्रोफेशनल, not even a bit of it was professional, it was all personal। और मेरे लिए वो बहुत हेल्पफुल था, और मैं पर्सनली ट्राई करता हूँ कि हर इंसान के साथ जो मुझसे उम्र में बड़ा है ना, उससे मैं कुछ ना कुछ किसी पर्टिकुलर ऐसे एक्सपीरियंस जब मैं लाइफ में फेस करता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि इसमें क्या करना क्या है, या कैसे सिचुएशन को कोप अप करना है। समय के साथ तो चीजें निकल जाती है, लेकिन इट माइट बी उसका बेस्ट हम लोग नहीं ड्रॉ कर पाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ किसी ऐसे आदमी से बात करूँ जो मुझसे ज्यादा उम्र का हो, जिसने अपने लाइफ में ये चीज जरूर एक्सपीरियंस की होगी कभी, और वो मुझे जरूर बता देगा, क्योंकि आइदर उसने कुछ ऐसा किया होगा, और अगर नहीं किया होगा ना तो वो समय क्रॉस कर जाने के बाद उसको जरूर रियलाइज होगा कि अगर हम ऐसा करते तो इट वुड हैव बीन बेटर। तो वो बिना एक्सपीरियंस किए हुए हमें एक्सपीरियंस मिल जाता है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न हिस्ट्री, स्पेशली इफ वी आर गोइंग इनटू सिविल सर्विसेज, क्योंकि वहां बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे ना जहां हमें पता नहीं, बच्चों का सवाल होता है कि सर हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अगर वो अनुभव दे देता है जीवन का जो अगर हो सके हम जीवन के साथ गेन करें ना, तो हम लोग डाउनफॉल हमारा हो जाए, या फिर हम लोग उस चीज को कोप अप ना कर पाए। हिस्ट्री बिना उस चीज को फेस किए हुए हम लोग एक्सपीरियंस दे देता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। Ability to recognize their own emotions and those of others, अपनी भावनाओं की भी कदर करना और दूसरे की भावनाओं की भी कदर करना। Problem solving skills, कोशिश करना कि जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करें, उनसे भागे नहीं। और जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का मोटिवेशन आता है, हर सॉल्यूशन के साथ कुछ एक्सपीरियंस भी आता है जो हमें ज्यादा कैपेबल बना देता है। एंड अल्टीमेटली गोल सेटिंग विद रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अगर जो बच्चा फेल कर रहा है ना, अगर उसे प्रॉमिस दे कि तुम नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आओगे ना, वो फिर फेल कर जाएगा। हाँ, हम उसको ये गोल दे कि अरे ठीक है तुम 32% लाए, उसमें 35 दिया ना, शायद वो अचीव कर ले, वो इसके लिए वर्क भी करेगा। लेकिन जब बोल दे कि फर्स्ट आना है ना, एक दिन घर जाके अच्छे से पढ़ेगा, किताब उतार लेके पढ़े ना पढ़े, लेकिन किताब सामने खोल के रखेगा, लेकिन अगले दिन से नहीं खोल के रखेगा, because this will be a target which is way beyond his capacity, his or her capacity. So हमें ऐसे गोल्स रखने चाहिए जो एक्चुअली हमारे लिए रियलिस्टिक हैं। चलिए सेशन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करते हैं, थोड़ा और रियलिस्टिक बनाते हैं। सर यस मैम। सर अभी आप बताएं कि कभी-कभी सेल्फ मतलब इस चीज को सेल्फ ब्लेम करना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए सही रहता है, बट अगर उस चीज को हम स्टार्ट कर देते हैं तो वो आदत सा बन जाता है, बार-बार उस चीज को ब्रेक कर लेते हैं कि ये चीज सच में मेरी वजह से ऐसे हुआ है, तो उस चीज को दूर कैसे करें सर, क्योंकि वो चीजें फिर आदत बन जाती है और वो लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, तो उस चीज को कैसे कंट्रोल करें? मैम मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा आपके स्टेटमेंट में। हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहिए, सेल्फ ब्लेम नहीं करना चाहिए। एहसास होनी चाहिए, ब्लेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लेम करके कोई फायदा होता नहीं। अगर ब्लेम करेंगे तो हम लोग डिप्रेस होंगे, और वही चीज होगी एग्जैक्टली जो आपने कहा, रियलाइज करना चाहिए मैम, और उसको ना करे या उसको इम्प्रूव करे ये कोशिश करनी चाहिए। एंड ब्लेम इज ऑब्वियसली हैबिचुअल एज यू सेड। नाइस। नेक्स्ट आइए एक्टिविटी करते हैं। आई बिलीव सभी को ये दिख रहा होगा, यहाँ पे एक टेबल है, बिल्कुल वैसे ही टेबल है जैसा कि हम लोग सीबीएसई में जो फीडबैक फॉर्म भरते हैं ना,
सर्टिफिकेट के लिए ये जरूरी होता है, बिना फीडबैक के सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो भरा हम सभी ने। आइए फीडबैक अपने लिए भरते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग लाइफ सिचुएशंस हैं और यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं। चलिए खुद के लिए डिसाइड करिए, फर्स्ट में आपका क्या है, सेकंड में आपका क्या है। इन केस इफ यू आर हैविंग अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन विद यू, देन प्लीज राइट प्रॉपर विजुअल नहीं हो रहा है उस साइड वाला। अच्छा, प्रॉपर विजुअल नहीं है, पर बोल देता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, सबसे फर्स्ट में स्ट्रांगली डिसएग्री, देयर आफ्टर डिसएग्री, देयर आफ्टर न्यूट्रल, देयर आफ्टर एग्री एंड इन द लास्ट स्ट्रांगली एग्री। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, स्ट्रांगली डिसएग्री, बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, डिसएग्री मैं सहमत हूँ, न्यूट्रल बीच वाली चीजें, एग्री मैं सहमत हूँ, स्ट्रांगली एग्री मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। I tend to bounce back quickly after hard times. मैं मुश्किल समय के बाद बाउंस बैक करने की कोशिश करता हूँ उससे बाहर निकल जाऊँ, तो फंस के नहीं रहता हूँ। अपने आप को एक रेटिंग दे सकते हैं आपको। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसके कंक्लूजन में बहुत ही टेक्निकल चीज हम लोग सीखेंगे। सेकंड, I have a hard time making it through stressful times. मुश्किल वक्त से गुजरने में मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ या बहुत सारी तकलीफ होती है। It doesn't take me long to recover from a stressful event. किसी मुश्किल या स्ट्रेसफुल इवेंट या किसी हादसे से उबरने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगता है, या सॉरी ज्यादा समय लगता है। अगर एग्री करते हैं दिस वन, डिसएग्री करते हैं तो यू मस्ट फोकस ऑन द लेफ्ट साइड। ज्यादा समय लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगता मैं है? फिर से बोल रहा हूँ मैं, it doesn't take me long, ज्यादा समय नहीं लगता है, सॉरी ज्यादा समय नहीं लगता है मुझे रिकवर करने के लिए किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से। नेक्स्ट, it's hard for me to snap back when something bad happens. मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है snap back करना जब कुछ गलत हो जाए। snap back मतलब वापस से नॉर्मल में आना। It's hard for me to snap back when something bad happens. कुछ गलत हो जाने पर मुझे वापस से नॉर्मल में आने में डर लगता है। जैसे अचानक से मेरे पास फोन आ जाए कि मेरे घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, मुझे क्या समय लगेगा खुद को नॉर्मल करने में, या वो पैनिक अलार्म जो एंजाइटी है मेरे अंदर उसको खत्म करने में, क्योंकि एंजाइटी से ऐसा कुछ नहीं होता, वो और खराब होगा। Second last, I usually come through difficult times with little trouble. मैं मुश्किल वक्त से बहुत कम परेशानियों से आराम से निकल जाता हूँ, स्मूथली। And the last one, I tend to take a long time to get over setbacks in life. जीवन में आई हुई मुश्किल या फिर असफलताओं से मुझे वापस आने में बहुत ज्यादा समय लगता है। As you wish. All yours. Can you repeat the question once again? It tend to take a long time to get From over. 1 to 6 all. Okay, from 1 to 6 all the. Okay, I am doing that. I tend to bounce back quickly after hard times. Second one, I have a hard time making it through stressful times. Third one, it doesn't take me long to recover from a stressful event. Fourth, it's hard for me to snap back when something bad happens. Fifth, I usually come through difficult times with little trouble. And sixth, I tend to take a long time to get over setbacks in life. ठीक है? I believe आप सबने खुद को रेट कर लिया होगा। आइए अब मैं आपको रेट करता हूँ। Now here are some points जो कि हर एक कॉलम के साथ एसोसिएटेड है। जो भी यहाँ आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वो पॉइंट खुद को दे लीजिए और उसको ऐड कर लीजिए। नहीं मैम, वो वैरी करेगा और वो एक्चुअली अल्टरनेटिव मैं बता देता हूँ। ऑड वाले में 1 से 5 तक है, इवन वाले में 5 से 1 तक। ठीक है? अगर मैम अगर फर्स्ट बेंच पे आप है ना तो शायद आपके लिए एंगल प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ 2 बेंचेस खाली आप यहाँ आ सकते हैं। इट वुड बी इजियर फॉर यू। I think it will be visible now. इस तरह का ऑपरेशन करते हुए एक पुलिस ने मैट्रिक में आता था, इस तरह का कि आप खुद को ऐसे कर सकते हैं और पॉइंट्स आपके कैसे आते हैं तो आप कैसे हैं
इंटरेस्टिंग है। मेरे को हाँ न्यूट्रल के लिए बड़ी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रल फ्रॉम द फर्स्ट वन टू द लास्ट वन सही है, बाकी चीजें राइट करेंगी। अगर किन्हीं को भी देखने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी पेंसिल्स खाली है, आई रिक्वेस्ट कि आपको निकल आ जाइए। और ये पॉइंट देने के बाद इसको ऐड कर लीजिएगा। हमको 17 नंबर आया। ओवरऑल हाँ, 17। अभी बताएंगे अभी कहानी में है ना, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। अब जो भी आपको मार्क्स आए हैं ना, काइंडली डिवाइडेड बाय 6। 6 यस, जो भी मार्क्स आपको मिले हैं काइंडली डिवाइडेड बाय 6। और जब हम लोग 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं ना, मैम से निकल से करना मैं ओके, जब मैम लास्ट थिंग व्हिच वी नीड टू डू इज आफ्टर एडिंग ऑल द पॉइंट्स सिंपली डिवाइडेड बाय 6। और जो डेटा आपके पास आया है ना, दैट इज एक्चुअली BRS। नाउ व्हाट इज दिस BRS? दिस इज ब्रीफ रेजिलियंस स्केल। ये आपका BRS वैल्यू है। अगर आपका BRS वैल्यू 1 से 2.99 के बीच है, then you must know that you are less resistant type. If it is between 3 and 4.3, you are normally resistant. And if it's 4.31 to 5, you are high resistant. Yes, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आपका मैम ऐड करने में जो डेटा आया है, सिंपली डिवाइडेड बाय 6। जो डेटा आपके पास आता है दैट इज योर BRS, दैट इज ब्रीफ रेजिलियंस स्केल फॉर यू। अगर वो 1 से 2.99 के बीच में, दैट मींस यू आर लेस रेजिलियंस। अगर 3 से 4.3 के बीच में, दैट मींस यू आर नॉर्मल रेजिलियंस। एंड इफ इट इज अबव 4.3 एंड अप टिल 5, देन यू आर हाई रेजिलियंस। ये तो मैजिक हो गया। अब जिनका भी 3 से कम है ना, उनके लिए बहुत एकदम स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन है कि अपने रेजिलियंस पे काम करिए, नहीं तो बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। यस सर, प्लीज। I tend to bounce back quickly after hard times. मैं मुश्किल वक्त के बाद बहुत तेजी से बाउंस बैक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी ये प्रवृत्ति है कि मैं उसमें फंसना नहीं, बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? ओके, तो अब हमको लगता है हम लोग खुद के रेजिलियंस को जज करना सीख लिए हैं। आइए आगे चलते हैं। सो हाउ टू बिल्ड रेजिलियंस? अब पता चल गया ना किन में रेजिलियंस कम है, किन में ज्यादा है, किन में नॉर्मल है। अब किन में कम है या नॉर्मल है, अब ये सीख लेते हैं कि कैसे बिल्ड करना है। सो दीज आर द वेज। सबसे पहला एंगेजमेंट, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा मीनिंग, हेल्पिंग, पैशन, चौथा अचीवमेंट, फिफ्थ विटिलिटी एंड सिक्स्थ पॉजिटिविटी। अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करें ना, वी कैन बिल्ड रेजिलियंस इन अस एंड आल्सो इन आवर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एक चीज हमें नोटिस करनी है, बिहाइंड दिस एंगर माइट बी। अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक सर्कुलर पाई चार्ट है। हम लोग नॉर्मली वो करते हैं ना, लॉटरी वाले में या कभी कुछ आता है Amazon और Flipkart में, कि रोटेट द wheel and get the prize which you are destined for। तो ये सारे कारण हो सकते हैं ना बिहाइंड एनी एंगर। और ये चीज हमें एडोलेसेंस एंड उसके आगे देखने को ज्यादा मिलती है। इट माइट बी फियर, इट माइट बी डिप्रेशन, इट माइट बी आइसोलेशन, सेम, जेलसी, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट और एनीथिंग। हो सकता है वो एक्चुअली एंगर नहीं है, वो ये सारी चीजें हैं जो कि एंगर का फॉर्म लेकर हमारे सामने प्रेजेंट हो रही है। होता है, हम अपने घर में छोटे बच्चों को देखते हैं, बच्चे गुस्सा है किसी बात पर, बट एक्चुअली वो गुस्सा नहीं है, वो इनमें से किसी एक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। Now these are the 12 ways to build resilience in learners, that is in students. Thank you दीदी। और यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी है जो कह रहा है, even super heroes make mistakes, activities set on accepting mistakes and growth mindset। दीदी। So what should we do? We should practice gratitude to gain some positivity. This is very important. ग्रैटिट्यूड का हमारे लाइफ में एंड हमारे प्रोफेशन दोनों में, इनफैक्ट इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज बहुत इंपैक्ट करता है। टीच मॉडल फ्लेक्सिबल एंड थिंकिंग स्किल्स, रिफ्रेम स्ट्रगल एज अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो।
स्ट्रगल्स नहीं समझाना है बच्चे को उसको एक अपॉर्चुनिटी टू ग्रो की तरह समझाना है। नेक्स्ट, चेक इन विद इमोशंस ऑन अ रेगुलर बेसिस, गेट पजल्स, brain teasers and challenges, encourage kids to solve problems on their own, use confidence building strategies. We should not demotivate students, we should motivate students. Learn and grow from failure together, teach and practice positive self-talk, teach and encourage self-compassion. These are the 12 ways through which we can encourage the students. So, if you look at this picture, you will get to know there are certain opportunities, like opportunities to service, opportunities to conductness, opportunities to self-reflection, and opportunities to self-efficiency. If we provide this to students, students will eventually learn and grow their resilience. Now, if there are so many opportunities required, then we need to transform our classrooms too. These are the ways in which we need to transform our classroom. There must be places to calm down and relax that are accessible to all students whenever they need them. Predictable routine and schedules. इस चीज को हम लोग कभी नोटिस नहीं करते, गौर नहीं करते, but this is very important. इसका बहुत बड़ा scientific impact है. And last, supportive nature of class leaders, that is us and even the monitors, who should also periodically work out ways to develop resilience among children. This is the core. Prepare the child for the path and not the path for the child. It's not hard to clear every obstacle in our children's path so they can be happy now getting what they want. But when they clear the road for a child, we make their own lives too easy. We don't allow them to build life coping skills. They will need down the roads to handle life hard reality. This is very important and this is the reality of our life. And this is a closing note for us all. This child is not frightened as she is learning how to swim. And this should be the attitude for our students. So this was all for today's session. Thank you. क्या चाहते हो नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन हाउस ट्रेनिंग तो हो रहा है, रियलिटी सब